आज का टॉपिक है ओस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल। अब फ्रेश वाटर का मतलब है हाइपोओस्मोटिक। हाइपोओस्मोटिक का अर्थ हुआ कि जिस वातावरण में जंतु रह रहा है, ये जंतु है, ये बाहर का जो वातावरण है, इस वातावरण में पानी की सांद्रता है वो ज्यादा है तुलनात्मक रूप से इसके शरीर में लवणों की सांद्रता ज़्यादा है, जबकि बाहर लवणों की सांद्रता, साल्ट्स की सांद्रता है वो कम होती है। तो इस प्रकार का जो इन्वायरमेंट है उसे हम हाइपोओस्मोटिक इन्वायरमेंट कहते हैं। तो जो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जंतु हैं वो हाइपोओस्मोटिक होते हैं, अर्थात उनके वातावरण में पानी की मात्रा है वो ज़्यादा मिलती है, कंसंट्रेशन है जो वो ज़्यादा मिलती है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है तो उसमें ये पानी है ये इसकी बॉडी में प्रवेश करेगा, क्योंकि पानी की जो प्रकृति है वो उच्च सांद्रता से हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गमन की होती है। तो यहाँ हायर कंसंट्रेशन पानी की है तो पानी है वो इसके शरीर में प्रवेश करेगा। तो इसके लिए क्या होगा कि जब पानी प्रवेश करेगा तो जंतु के शरीर है वो फूल कर फट सकता है। इसके लिए इसमें जंतु में अनुकूलन मिलेंगे। जो फ्रेश वाटर में एनिमल हैं उनके अंदर विभिन्न अनुकूलन विकसित हो जाते हैं, जैसे अपारगम्य क्यूटिकल, जंतु के बाहर क्यूटिकल है वो अपारगम्य होती हो। दूसरा, ये डाइल्यूट यूरिन विसर्जन करे, तो इस प्रकार का मूत्र का विसर्जन करें जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। इसके लिए इसमें नेफ्रीडियम पाए जाएंगे। तीसरा, शरीर के किसी भी उपयुक्त स्थान पर, जैसे आहार नाल या गिल या नेफ्रीडिया में कुछ ऐसी विशिष्ट सेल बन जाए जो बाहर से आए हुए लवणों का रोक सके, सांद्रण कर सके, या नेफ्रीडिया है वहाँ इस प्रकार की व्यवस्था हो कि लवणों को शरीर से बाहर कम से कम निकलने दिया जाए। तो इस प्रकार से ये इनमें कुछ विशेष अनुकूलन विकसित हो जाते हैं। अब हम अनेक जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला अपना आता है अमीबा प्रोटिस। अमीबा प्रोटिस जो है वो शुष्क जल में रहने वाला जंतु है, मतलब अलवणीय जल में रहता है। अलवणीय जल में जो ये जंतु रहता है, जैसे ये अमीबा है, तो इस जंतु के जो शरीर के अंदर है वो पानी की कंसंट्रेशन है वो बाहर की तुलना में कम है। बाहर पानी है वो उसकी कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो पानी शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, तो इसका बैलेंस बनाने के लिए इस जंतु में विशेष संरचना बन जाती है और उस संरचना का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये विकसित हो जाती है। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कैसे विकसित होती है? जैसे जैसे जल शरीर में प्रवेश करता है तो छोटी छोटी बूंदों के रूप, पानी की जैसी बूंदों के रूप में अनेक रिक्तिकाएं बनने लगती हैं। ये रिक्तिकाएं फिर एक आपस में मिल जाती है, आपस में मिलकर बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती है। और इस बड़ी रिक्तिका का निर्माण की जो प्रक्रम है उसे डायास्टोल कहते हैं। इस रिक्तिका में, बड़ी रिक्तिका के अंदर फिर जो दूसरी रिक्तिकाएं पानी के प्रवेश करने से बनती हैं वो रिक्तिकाएं भी इसमें आकर मिलती जाती हैं और इसका आकार बढ़ता जाता है, अर्थात डायास्टोल प्रक्रम चलता रहता है। अब जब ये एक निश्चित आकार की हो जाती हैं, निश्चित आकृति ले लेती हैं, तो उससे बड़ी नहीं हो सकती, फिर ये इसके
किसी सिरे के ऊपर, पश्च सिरे पर अगर इधर गमन कर रहा है तो ये पश्च सिरा हुआ अमीबा का जाकर और ये बाहर की तरफ फट जाती है। तो ये जो रिक्तिका जो बन रही थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया कि इस रिक्तिका के बाहर अनेक माइटोकॉन्ड्रिया का गुच्छा भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का समूह भी मिलता है। तो इसका मतलब है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया इस रिक्तिका के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, अर्थात ऑस्मोरेगुलेशन है वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन की क्रिया है। तो ये जब रिक्तिका बाहर जब बड़ी होकर जब फट जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, तो जो पानी है वो बाहर निकल जाता है। ये फटने की जो प्रक्रम है इसे सिस्टोल कहते हैं। तो सिस्टोल और डायस्टोल दोनों प्रक्रमों के द्वारा अमीबा प्रोटिस्ट में परासरण नियमन होता है। दूसरा जंतु जो आता है अपना है वो है पैरामीशियम में परासरण नियमन। पैरामीशियम प्रोटोजोआ का सीलिएटा वर्ग का प्राणी है। इसमें सीलिया पाए जाते हैं, जैसे ये है अपना पैरामीशियम। स्लीपर एनिमल है, स्लीपर लाइक है। ये इसके अंदर मैक्रोन्यूक्लियस है, माइक्रोन्यूक्लियस। तो पैरामीशियम के अंदर परासरण नियमन के लिए 2 रिक्तिकाएं पाई जाती है। ये अधिक सक्रिय जंतु है, इसलिए इसमें 2 रिक्तिकाएं मिलती है। एक रिक्तिका इधर की तरफ है, दूसरी रिक्तिका यहाँ है। इसको बोलते हैं एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये जो है ये पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो 2 रिक्तिकाएं मिलती हैं, अग्र सिरे पर अग्र संकुचनशील रिक्तिका और पश्च संकुचनशील रिक्तिका। अब इसके अंदर क्या होता है, प्रक्रम वही है, ये भी फ्रेश वाटर एनिमल है, पानी है वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है। अब अंदर प्रवेश करता है तो जो ये रिक्तिकाएं, दोनों 2 रिक्तिकाएं हैं, इनके ये रिक्तिका थोड़ी जटिल तरह की है। इस रिक्तिका के ये रिक्तिका है, इस रिक्तिका के ये निम्न भाग है, ये यहाँ रिक्तिका है, तो यहाँ ये तो आशय है, ये वेसाइकल, ये जो रिक्तिका बन रही है वो है। अगला जो भाग है वो एक रेडियल केनाल है, 6 से 10 माइक्रोन रेडियल केनाल। इस रेडियल केनाल के 3 पार्ट हैं। ये शीर्ष भाग अग्रशिरा, बीच का फूला हुआ भाग एम्पुला तुम्बिका है, एम्पुला है, और ये एक नेक रीजन है, गिरवा क्षेत्र है। अब ये रिक्तिका ये वाली है, तो इस रिक्तिका का जो अग्र शिरा, रेडियल केनाल का जो अग्र शिरा है, वहाँ से ये पतला भाग है, और इस भाग से ये भाग है, ये क्या करता है कि इसके जो एंडोप्लाज्म है, इसका जो यहाँ एंडोप्लाज्म है, वहाँ से जल को, अग्र शिरा है वो जल को अंदर लेता है, अपने अंदर एकत्रित करता है, और ये जल है ये आगे जाकर फिर इस एम्पुला के अंदर इकट्ठा होता है। फिर एम्पुला जब भर जाती है तो ये एम्पुला और इस वेसाइकल या आशय के बीच में ये नेक रीजन है, इस नेक रीजन से अतिरिक्त जल है वो इस आशय में भरता जाता है। तो भरने का जो प्रक्रम है
वो वही डायस्टोल कहलाता है। डायस्टोल प्रक्रम के द्वारा इस रिक्तिका का आकार बढ़ता जाता है। फिर जब ये आकार बढ़ जाता है, वही निश्चित आकार से ज़्यादा हो गया, तो ये है शरीर के इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आकर बाहर की तरफ फट जाता है, और फटने की प्रक्रम है वो सिस्टोल कहलाता है। तो ये जो दोनों रिक्तिकाएं हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक समय में सिस्टोल की स्थिति में होती है, तो उसी समय दूसरी है वो डायस्टोल की स्थिति में होती है। मतलब सिस्टोल और डायस्टोल का जो रेगुलेशन है, नियमन है, वो निश्चित अंतराल के ऊपर इनमें होता रहता है। तो इस प्रकार से ये जल भरकर बाहर निकलता रहता है। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन पैरामीशियम में आगे आता है। अगला जो जंतु अपन देख रहे हैं वो है फिशेज में। मछलियों में पराशरण नियमन। मछलियां हैं, उनमें कुछ मछलियां हैं वो समुद्र में रहती हैं, कुछ अलवणीय जल में भी रहती हैं, लेकिन अधिकांश मछलियां दोनों जगह पे रहती हैं, लवणीय जल में भी, समुद्र में, और वो दोनों जगह है माइग्रेशन करती रहती है, माइग्रेटरी फिश। तो माइग्रेशन करती हैं तो उनमें भी समस्या आ सकती है। जैसे अगर अमीबा प्रोटिस्ट की बात करते हैं, अगर अमीबा प्रोटिस्ट स्वच्छ जल में है और अगर इसे अपन समुद्री जल में स्थापित कर दें, तो इसकी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो लुप्त हो जाती है, क्योंकि पराशरण नियमन की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार अगर अमीबा रेडियोसा है, वो समुद्री जल में रहती है और उसे जब स्वच्छ जल में डाल दिया जाए तो उसकी जो उसके अंदर पहले कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं थी और अब नई बन जाती है। तो इसी प्रकार जब मछलियां हैं वो माइग्रेट करती हैं, तो उनमें दोनों जगह जाने के लिए कुछ विशेष अनुकूलन मिलेंगे। तो जब ये स्वच्छ जल में रहती हैं, तो जो पानी है वो शरीर के अंदर प्रवेश करे, इसलिए इस व्यवस्था के लिए क्या होगा कि या तो ये मछली इस अतिरिक्त पानी को अंदर आने से रोके, एक प्रक्रम ये होगा, या ये इस पानी को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आ जाता है तो बाहर निकाले। तो इन सब के लिए इसके अंदर क्या व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, वो है, पहला है इसकी जो स्किन है वो अपारगम्य प्रकार की हो। अपारगम्य होती है, मतलब इसकी स्किन है उससे पानी है वो अंदर नहीं आ सकता है। दूसरा, श्लेष्मी हो, म्यूकस का आवरण हो बाहर की तरफ। तीसरा, इसकी स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं हो, ब्लड वेसल नहीं हो। तो ये तीनों काम इसकी स्किन के अंदर होते हैं, जिससे पानी है वो कम से कम शरीर के अंदर आ पाता है। अगला, ये कभी पानी पीती नहीं है, स्वच्छ जल वाली है वो पानी नहीं पीती है, मुंह के द्वारा ये पानी है वो नहीं पीती है। तो अगर पानी फिर शरीर के अंदर आया तो उसको और बाहर निकालने के लिए डाइल्यूट यूरिन का निष्कासन हो, मतलब मूत्र में इस प्रकार का मूत्र इनमें व्यवस्था है कि इनका जो यूरिन है वो उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, तो पानी है वो उस यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। अगला है कि ये जो फूड ले हैं वो साल्टी होना चाहिए, जिससे लवणों की जो कंसंट्रेशन है शरीर में, जो कंसंट्रेशन है वो बनी रहे। इसलिए इनमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं अपने इनको देखने को मिलती हैं। तो ये अगर माइग्रेशन करें तो इनमें ये व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी।